रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, उन टिप्पणियों में कुछ उचित मांगे तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रस्ताव हैं जिन्हें स्वीकार करना बहुत ही कठिन होगा। अगर मैं एक उदाहरण दूं तो उनमें वहां इस्पात का एक कारखाना लगाने की मांग की गई है। अब यहाँ मुझे इस्पात संबंधी अर्थव्यवस्था के ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर खनिज, लोहे और कोयले के भंडारों से हजारों मील की दूरी पर कोई इस्पात कारखाना लगाया जाए तो इस्पात तैयार करने में पर्याप्त लागत लगेगी और अन्य व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएंगी, और मुझे संदेह है कि कोई भी सरकार ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करेगी। यह भी शिकायत की गई कि हम गुजरात में तेल की खोज के मामले में धीमी गति से काम कर रहे हैं। यह बहुत ही अनुचित शिकायत है। माननीय मंत्री यहाँ बैठे हैं और मुझे कोई संदेह नहीं कि वह इस विषय पर पहले बोल चुके हैं तथा सदन को पता है कि गुजरात से लगने वाले समुद्र तटीय क्षेत्र में तेल कूपों की खुदाई के लिए विस्तृत बातचीत चलती रही है। मुझे विश्वास है कि गहरे समुद्र में तेल की खोज संबंधी प्राथमिक कार्रवाई किसी भी दिन प्रारंभ हो सकती है। जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ठीक ही कहा गया है, हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में इस्पात के बाद तेल का ही स्थान है। माननीय सदस्य ने इस सदन को उच्चतम न्यायालय के बारे में गैर जिम्मेदाराना ढंग से कुछ कहने के प्रति सावधान किया है। अभी अभी मेरी उपस्थिति में भी कई सदस्यों ने इस विषय को थोड़ा बहुत उठाया है। मैं नहीं समझती कि इस सदन का या सदन से बाहर का कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के नाम को हल्के ढंग से किसी प्रसंग में लेना चाहेगा। आखिरकार यह बात भली भांति मानी जाती है कि हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ स्वतंत्र न्यायपालिका है। यह आरोप लगाया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में निर्णय के बाद मैंने उसके संबंध में निंदात्मक बातें कही। मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहने की अनुमति दें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके विपरीत मैंने इस बात के महत्व पर बल दिया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरी तरह से अध्ययन किए बिना और उसे कुछ भी न कहा जाए, और उसके बाद मैंने उस संबंध में कुछ भी नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य, वास्तव में कई मान्य सदस्यों ने पश्चिमी बंगाल तथा देश के अन्य भागों में बढ़ती हुई हिंसा की चर्चा की है। राष्ट्रपति ने अपने
अभिभाषण में कुछ अतिवादी राजनीतिक दलों द्वारा जो तोड़फोड़ के उद्देश्यों को लेकर सक्रिय हैं, हिंसा का लगातार सहारा लेने पर चिंता व्यक्त की है। हिंसा से और हिंसा उत्पन्न होती है, उसका मूल चाहे कुछ भी क्यों न हो, सांप्रदायिकता या प्रादेशिकता अथवा आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में नहीं समझती कि कभी भी किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई औचित्य हो सकता है। लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए समाज के सभी वर्गों को सहयोगपूर्वक प्रयास करना होगा। हिंसा का विरोध करने के लिए हमें अपनी जनता को मजबूत बनाना होगा। एक माननीय सदस्य के प्राय परस्पर विरोधी कथनों पर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। एक और तो हमें बंगाल सरकार के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और दूसरी ओर वहाँ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ करना चाहिए। अब महोदय, ये दोनों बातें एक साथ कर सकना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। यह उस सरकार की संघटक पार्टियों की जिम्मेवारी है कि वे स्वयं को कोई कार्रवाई करें और साथ ही ऐसा जनमत तैयार करें जिससे ऐसी हिंसा को सहन न किया जाए। यह सहन न किया जाए कि मुट्ठी भर लोग कानून की उपेक्षा कर मनमानी करें, जिससे न केवल जान माल की हानि हो बल्कि बहुसंख्यक जनता का दैनिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाए। जब ऐसा होगा तभी विध्वंसकारी और अराजक समूहों को यह एहसास कराया जा सकेगा कि हिंसा लाभप्रद नहीं होती। अब मैं आर्थिक विकास के क्षेत्र की चर्चा करना चाहूँगा। विपक्ष के मेरे माननीय मित्र ने यह विचार व्यक्त करना चाहा है कि आर्थिक स्थिति आशाप्रद नहीं है। दूसरी ओर अन्य माननीय सदस्यों ने इसके विपरीत बात कही है। मुझे इस कथन पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय ने जो प्रगति दर्शाई है वह भ्रामक है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल हमारी प्रगति की विशिष्ट बातों को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है और तात्कालिक भविष्य के लिए प्रवृत्तियों का संकेत किया गया है। कृषि क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह हर कोई स्वयं देख सकता है। मैं इस प्रगति को बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखती हूँ, इसमें मैंने विशेष सावधानी बरती है।